अमीर पुलिस वाली बनी गरीब ससुराल की बहू। यार तू कब तक ऐसे अखबार में पुलिस की तस्वीरों को देखता रहेगा? अरे कुछ नहीं, चल निकलते हैं अब घर के लिए। बस से चलेगा ना? हाँ भाई, बस से चलेंगे, इतने पैसे कहाँ के ऑटो रिक्शा करें। अमर और मनोज बस में चढ़ के घर की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ लड़के एक लड़की को जबरदस्ती छेड़ रहे होते हैं, उसके शरीर को टच कर रहे होते हैं। क्या दिक्कत है तेरी? कौन लड़की को परेशान कर रहा है? क्यों, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तेरी माँ है या तेरी बहन? इतना कहने के बाद वह आवारा लड़के फिर से उस लड़की को बस में छेड़ना शुरू कर देते हैं। भैया हेल्प! अब इस लड़की ने मुझे भैया कहा है तो अब भाई होने का फर्ज तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। अमन उस आवारा लड़के को खींच के चाटा मारता है और उसके सर को बस में लगे रॉड पर पटकता है। आसपास के लोग पुलिस बुलाते हैं और पल भर में दिल्ली पुलिस बस में हाजिर हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? दूर हटो सब। इंस्पेक्टर, ये लड़के कब से मुझे बस में छेड़े जा रहे थे, पर भला हो इन भाई का जो इन्होंने मुझे इस लड़के से बचाया। गॉड ब्लेस यू। अच्छा हुआ तुमने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए इस लड़की को इस आवारा लड़के से बचाया। और तू चल, तुझसे तो मैं थाने में निपटूंगी। पुलिस उस आवारा लड़के को लेकर वहां से चली जाती है। शुक्रिया भैया जी। भैया बोला है तो शुक्रिया किस बात का? तेरी जान की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ध्यान से घर जाना। शाम को अमर अपने घर लौटता है। आपके सर पर ये चोट कैसी है? माँ, भैया के सर से खून निकल रहा है। इस बुटकी के पेट में भी कुछ नहीं पचता। माँ को बताना जरूरी था क्या? फिर से सर फोड़ कर आ गया। आए दिन अपनी जान को जोखिम में डाल के तू लोगों की मदद करता रहता है। अरे हम लोग गरीब हैं, कल को तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारा तो तू ही सहारा है। अरे माँ, मेरी चिंता मत करिए, मैं एकदम ठीक हूँ। चलिए, भूख लग रही है, खाना दीजिए। अमर ऐसे ही अपनी जान पर खेलकर हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। तभी एक दिन गांव के पड़ोस के घर में दो गुंडे घुस जाते हैं। अभी के अभी तेरे घर में जो कुछ भी है, पैसा सोना सब निकाल कर यहाँ रख दे, नहीं तो अभी के अभी ये छुरी तेरे पेट में घुसा दूंगा। बुढ़िया, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे गरीब के पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? अरे ऐसे नहीं मानेगी भाई, छुरी इस बुढ़िया के पेट में घुसा और जो हाथ लगता है बटोर और निकल ले यहाँ से। अब गुंडे उस नुकीली छुरी को उस बूढ़ी औरत की गर्दन पर लगाते ही हैं कि तभी बूढ़ी चिल्लाते हुए अमर को पुकारती है। अरे किसको चिल्ला चिल्ला कर बुला रही है? बुढ़िया, यहाँ कोई नहीं आने वाला। गुंडे उस नुकीली छुरी से उस बूढ़ी औरत की हत्या करने जा ही रहे थे कि तभी वहां पर अमर आ जाता है और गुंडों को मार पीट कर छुरी अपने हाथ में ले लेता है। गांव के कई लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। इतनी भीड़ क्यों जमा हो रखी है? साइड हटिए आप लोग। तुम फिर से? जी मैम, अब बाकी की चीज आप हैंडल कर लीजिए। दरोगा साहिब, ये लड़का हमको जान से मारने आया था, लेकिन सही वक्त पर आके अमर बटुआ ने हमारी जान बचाई लियो। क्या बात है अमर, मैं देख रही हूँ कि ये गांव वाले किसी भी मुसीबत में मुझसे पहले तुम्हें बुलाते हैं और तुम भी उनकी ईमानदारी के साथ मदद करते हो। मुझे बहुत फक्र है इस बात से। बाकी इस गुंडे की रिमांड तो मैं थाने में लगाती हूँ। शुक्रिया पुलिस साहिबा। सोनाक्षी उन गुंडों को वैन में लेकर जा रही होती है। वैसे ये अमर लड़का तो बहुत सही है, ईमानदार भी और खुददार भी। आज की यूथ जो 100% टाइम अपने सोशल मीडिया पर लोगों को एंटरटेन करने के लिए लगी हुई है, वहीं ये अमर लोगों की मदद करने में अपना सारा टाइम निकालता है। मुझे इसकी ये चीज बहुत पसंद आई। अब धीरे धीरे सोनाक्षी अमर को पसंद करने लगती है। उसे अमर के हालात के बारे में जरा भी पता नहीं था कि वह एक गरीब परिवार से है और जैसे तैसे करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है। तभी एक दिन जब रात को अमर ऑफिस से घर आ रहा था तो कुछ छिछोरे लड़के एक लड़की को सुनसान रास्ते पर छेड़ रहे थे। हाय, क्या माल जा रही है, कमर तो देखो इसकी कैसे लचक रही है। लेफ्ट राइट जी में आता है, अभी पकड़ लूं इसकी कमर को। अरे तो सोच क्या रहा है, इस सुनसान रास्ते में कोई आता जाता भी नहीं है, अच्छा मौका है रात रंगीन करने का। प्राची घबरा सी जाती है और अपने दुपट्टे को ठीक करने लगती है। अरे मैडम, दुपट्टा ऊपर क्यों कर लिया? थोड़ा और नीचे करो ना, मजा नहीं आ रहा ऐसे। उन छिछोरों की बातें सुन प्राची अपने कदम की रफ्तार को थोड़ी और तेज करती है और सुनसान रास्ते में तेज तेज चलना शुरू करती है कि तभी वह लड़के उसको भागते हुए पकड़ लेते हैं और उसके दुपट्टे को उसके शरीर पर से खींचने लगते हैं। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में करूंगी, छोड़ो मुझे। अरे किसे बुलाएगी, इस सुनसान जगह पर कोई नहीं आता इतनी रात में। सुनसान रास्ते की तरफ अमर आता हुआ ये सब चीजें सुन लेता है। अरे ये आवाज तो हमारे गांव की प्राची की है। अमर तेजी से भागता हुआ वहां आता है और उन छिछोरों से मारपीट करना शुरू करता है। प्राची भी
फौरन पुलिस को फोन करती है और कुछ देर में पुलिस की वैन वहां पर हाजिर हो जाती है। प्राची, तुम ठीक तो हो ना? और इनको तो मैं सेक्सुअल हरासमेंट और मॉलेस्टेशन के जुर्म में हिरासत में लेती हूँ। और अमर, मैं तुम्हें कैसे थैंक्स करूं? मेरे ना होने पर तुमने सिचुएशन को संभाल कर रखा। एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, क्योंकि हर बार मेरे पहुंचने से पहले तुम वहां पहुंच जाते हो और सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो। अमर और सोनाक्षी एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब दोनों की ही पूरे दिन फोन पर बात होनी शुरू हो जाती है। तभी एक दिन सोनाक्षी अमर को कॉफी शॉप पर मिलने बुलाती है। सोनाक्षी जी, आपके ऊपर ये पुलिस की वर्दी बहुत अच्छी लगती है। रियली थैंक यू। वैसे मुझे भी तुम्हारे अंदर ये चीज बहुत पसंद है। जब तुम पुलिस की वर्दी ना पहने हुए भी लोगों की हेल्प करते हो, तुम्हें तो एक पुलिस इंस्पेक्टर होना चाहिए। सपना तो मेरा भी यही था, लेकिन एक गरीब परिवार का बड़ा बेटा हूँ। सारी जिम्मेदारियां मेरे ही कंधों पर हैं। घर में जवान बहन भी है, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें बस एक सपोर्ट की जरूरत है और मैं वो सपोर्ट तुम्हें देना चाहती हूँ। कहो तो हम दोनों शादी कर ले। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी करते हो। हाँ करता हूँ सोनाक्षी जी, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी वाइफ नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि आप एक अच्छी पोजीशन पर हो, मुझसे कई गुना अमीर भी हो। इसलिए आप एक अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, मुझ जैसा गरीब नहीं जो आपको आपकी अमीरी का तिनका भर भी सुख न दे पाए। अमर और सोनाक्षी एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं और आपसी सहमति के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। ये बात पूरे गांव वाले जान जाते हैं कि अमर के गरीब परिवार में पुलिस बहू आई है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा बिमला कि कोई अमीर पुलिस वाली अपनी अमीरी छोड़कर इस गरीब ससुराल की बहू बनी है। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है सरला, पर अब सच्चाई तो यही है कि ये अमीर पुलिस वाली अब हमारे इस गरीब परिवार की बहू है। वहीं दूसरी तरफ सुधा अपने आंखों में आंसू लिए बहू का गृह प्रवेश करवा रही थी। आओ बहू, घर के अंदर आओ। क्या हुआ माँ जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बहू, ये तो बस खुशी के आंसू हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि एक अमीर पुलिस वाली मेरे गरीब परिवार की बहू बनी है। लेकिन बहू, कहीं ना कहीं मुझे इस बात का दुख है कि मैं तेरी खातिरदारी अच्छे से ना कर पाऊंगी। माँ जी, मुझे इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है। अपनी बहू की बात सुनकर सुधा अपने हाथ से एक पुरानी सी सोने की अंगूठी निकालकर अपनी बहू के हाथ में देते हुए कहती है, ये ले बहू, मैं आज तुझे अपने बेटे की बहू बनने की खुशी में ये अंगूठी देती हूँ। सोनाक्षी अपने गरीब ससुराल वालों की इज्जत करती है और अपने सास का दिया हुआ वो छोटा सा तोहफा खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। अब सोनाक्षी अपने गरीब ससुराल में रहकर घर गृहस्थी भी संभाल रही थी और अपने पति को पुलिस की ट्रेनिंग भी दे रही थी। तभी एक दिन, कोमल, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। तुम्हारे एज की लड़कियां बहुत कुछ कर चुकी हैं अब तक। जानती हूँ भाभी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति देखकर ही हर बच्चा हर चीज करता है। नहीं तो आज मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर होती। मैं समझ सकती हूँ कोमल, लेकिन मेरे होते हुए अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सोनाक्षी अपनी नंद को बीएड की तैयारी करवाती है। कोमल भी कड़ी मेहनत कर अपनी टीचर की परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास कर लेती है और गवर्नमेंट स्कूल की टीचर बन जाती है। माँ, भाभी की वजह से मैं आज सरकारी स्कूल की टीचर बन पाई। ऐसा कुछ नहीं है कोमल, सारी मेहनत तुमने की है और क्रेडिट मुझे दे रही हो। सोनाक्षी साथ ही साथ अपने पति अमर को भी फिजिकली ट्रेन कर रही होती है। और तेज रनिंग करो अमर, फिजिकल टेस्ट में तुम्हें फर्स्ट आना है, फर्स्ट। कई दिन गुजरते हैं, सोनाक्षी के सपोर्ट के साथ अमर भी एक सब इंस्पेक्टर बन जाता है। इसके बाद सोनाक्षी, अमर और कोमल मिलकर अपना एक आलीशान घर तैयार करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुझ जैसी बहू मेरे घर में आई, जो अपने साथ साथ अपने गरीब ससुराल वालों को भी सहयोग करती रही। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सभी चीज देखकर और सोचकर कि आज के समय में भी लड़कियां इतना कर सकती हैं। गेट पर आशा के दोनों बेटे अपनी बीवियों के साथ खड़े हैं, पर आशा बड़ी बहू निशा की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करवाती है। चल बड़ी बहू, मैं तुझे तेरे कमरे तक ले चलती हूँ, तो बहुत थक गई होगी। इतना बोल आशा सिर्फ अपनी बड़ी बहू को उसके कमरे तक ले जाती है, जिसके बाद काजल और विनोद मिलकर देवरानी आरती का गृह प्रवेश करवाते हैं। कुछ देर बाद जब विनोद अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी बेड पर लेटी है और वो उससे गुस्से से कहता है, आशा, क्या था ये सब? तुमने सिर्फ अपनी बड़ी बहू का गृह प्रवेश करवाया और छोटी बहू का क्या? तुमने अपने मरे हुए गरीब दोस्त के साथ किए उस फिजूल के वादे के चक्कर में मेरे अमन की शादी उस गरीब आरती से करवा दी। अगर आज मेरे अमन की शादी अमीर लड़की से होती तो वो बहुत सारा दहेज लेकर आती, जैसे हमारी अमीर बहू निशा लेकर आई है। अब तुमने खुद मुसीबत पाली है तो खुद भुगतो। इतना बोलकर आशा सो जाती है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन किचन में निशा फ्रिज से अपना झूठा हलवा खाने के लिए कटोरी निकालती है तो पीछे से शांति आती है और कहती है,
अरे बड़ी बहू, तू ये ठंडा और जूठा हलवा क्यों खा रही है? मैं तेरे लिए अभी ताजा हलवा बनवाती हूँ। मेरी गरीब बहू अपनी जेठानी के लिए फटाफट से जरा गरम हलवा बना दे। जी माँ जी। अब जल्दी से आरती हलवा बनाती है और किचन में लगे टेबल पर ही अपनी जेठानी और सास को गरम गरम हलवा देती है और अपने लिए भी निकाल कर बैठती है। तो सास कहती है, आरती, ये ताजा हलवा सिर्फ मेरी अमीर बहू खाएगी। तू उसका ये जूठा हलवा खाना जो फ्रिज में रखा था, समझी? और जो मेरी बहू के कटोरी से बच जाए वो भी खा लेना। अब खाना तू फेंकेगी थोड़े ना। और अब से तू इस घर में जब तक है जूठा ही खाएगी। ताजा खाना बस मेरी अमीर बहू के लिए बनेगा। ये बात सुन निशा मन ही मन खुश होती है, पर देवरानी के सामने अच्छा बनने के लिए सास से कहती है, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? बहू, ये गरीब लोग जूठा खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आरती का दिल उदास हो जाता है, पर फिर भी वो खुशी खुशी अपनी जेठानी के प्लेट का झूठा हलवा खाती है। कुछ दिन बीतते हैं और आज आरती ने सबके लिए काफी अच्छा खाना बनाया था। जहां निशा सास के कहने पर सबके साथ बैठकर ताजा खाना खाती है, वहीं आरती खड़ी रहती है। और सबके खाने के बाद जब आरती खाना खाने के लिए बैठती है तो आशा सभी के प्लेट का बचा हुआ खाना एक प्लेट में निकाल कर आरती को खाने को देती है। बहू, इतना सारा खाना फेंकेगा और तूने अब तक खाना नहीं खाया, इसलिए तू हम सबका छोड़ा हुआ जूठा खा ले। पर माँ जी, रसोई में इतना खाना बचा है कि मैं पेट भर के खा सकूं। बहू, जो साफ खाना है उसे हम रात को खा लेंगे। अब इतना खाना फेंकेगी क्या? वैसे तो तुम गरीब लोग अन्न को पूजते हो और अब तू खाने को फेंकने पर मजबूर कर रही है। आरती अपनी सास के सामने कुछ नहीं कह पाती और सभी के खाने के बाद सबसे लास्ट में सभी का छोड़ा हुआ झूठा खाना खाती है। इसी तरह और कुछ दिन बीत जाते हैं। कितना सारा खाना बनाना है। सब्जी देखने में तो अच्छी लग रही है, एक बार चम्मच से चख कर देख लेती हूँ नमक मसाला सही है या नहीं। इतना बोलकर निशा एक चम्मच सब्जी निकाल कर टेस्ट करती है और वहीं दोबारा चम्मच सब्जी में मिलाने लगती है कि तभी वहां आरती आ जाती है और अपनी जेठानी का हाथ रोकते हुए कहती है, जेठानी जी, ये आप क्या करने जा रही थी? आप झूठी चम्मच सब्जी में मिला रही थी, ऐसे तो पूरा खाना झूठा हो जाता। माफ करना, मुझे याद नहीं रहा। इस तरह निशा बात घुमाकर खुद को बचा लेती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार बैठकर एक साथ खाना खाता है। 2 दिन बाद एक बार फिर जब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खाना बना रही होती हैं, तो निशा गैस पर चढ़े बर्तन में से ही अपने लिए खाना निकालने लगती है। दीदी, अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया और अगर आप पहले ही खाना निकाल कर खा लोगी और फिर इस झूठे हाथ से खाना बनाओगी तो पूरा खाना झूठा हो जाएगा और अगर माँ जी को पता चला तो वो नाराज भी होंगी। आरती, तुम माँ जी से कितना डरती हो। अच्छा चलो, तुम कह रही हो तो नहीं खाती, पर थोड़ा जल्दी करो, बहुत भूख लग रही है। हाँ, बस 10 मिनट और, बस खाना बनने वाला है। एक बार फिर अकेली आरती रसोई में खड़ी होकर सभी के लिए खाना बनाती है और इस बार जब सभी एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो, आरती बहू, तुम भी हमारे साथ कभी कभी बैठ जाया करो। सबके खाने के बाद सबसे लास्ट में खाती हो। अरे क्यों अपनी लाडली बहू को सर पर चढ़ा रहे हैं? अगर उसे नहीं पसंद हमारे साथ खाना तो छोड़ दीजिए ना। मेरी निशा बहू को देखो, हमेशा सबके साथ बैठ कर खाती है। माँ, अगर भाभी नहीं खाती हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भाभी को अपने साथ खाने का मौका दें। नहीं, मैं ठीक हूँ और वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं लगी। शुरू से ही मुझे लास्ट में खाने की आदत है। आरती झूठ बोल देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और लास्ट में आशा अपनी थाल और निशा की थाली का बचा हुआ खाना आरती की थाल में डालकर उसे खाने को देती है। पूरी एक रोटी है और निशा बहू ने चावल को हाथ भी नहीं लगाया, तो देखा जाए तो आज मैं तुझे कोई जूठा खाना नहीं दे रही खाने के लिए, इसीलिए बिना मुंह बनाए बैठ जा, वरना ये भी खाने को नहीं मिलेगा। आरती बिना किसी से शिकायत करे चुपचाप आशा की नाराजगी झेल रही होती है और आए दिन किसी न किसी बहाने आशा अपनी गरीब बहू को इसी तरह झूठा खाना खाने को देती है और अपनी अमीर बहू को ताजा खाना। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, माँ जी, आज घर में हम तीनों सास बहू के अलावा और कोई नहीं है। आज क्यों ना खाना बनाने से अच्छा है कि हम बाहर से कुछ मंगवा लें। हाँ माँ जी, आज मेरा भी बहुत दिल कर रहा है नान खाने का। मेरी गरीब बहू की जुबान बड़ी चटोरी होती जा रही है। चुपचाप से जो खाने को मिल रहा है वो खा, वरना जो जूठन खाने को मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। और मेरी प्यारी अमीर बहू, अगर तेरा नान खाने का मन है तो मैं अभी तेरे लिए ताजी ताजी नान पनीर की सब्जी मंगवा देती हूँ। कुछ देर बाद गरम नान और पनीर की सब्जी आती है, जिसे आरती डाइनिंग टेबल पर रखती है और खाने बैठती है। ये तो ताजा खाना आया है, इसको हाथ मत लगा देना। कल वाला खाना बचा, पहले उसे खाकर खत्म कर। तेरे मायके में भी तुझे इतना पेट भर खाना कभी नहीं मिला होगा खाने को जितना यहाँ मिल जाता है। अब इंतजार कर, जब तक तेरी अमीर जेठानी ताजे नान और पनीर की सब्जी नहीं खा लेती, बच जाएगा तो मैं तुझे बुला लूंगी।
आशा की यह बात सुनकर आरती रोती हुई रसोई में जाती है और कुछ कल का बचा हुआ बासी खाना खाती है और बाद में आशा उसे आधा नान और पनीर की ग्रेवी देती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन आरती की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो रोते हुए अपने ससुर से कहती है, पापा जी, मैं अपने पिता को पहले ही खो चुकी हूँ। अब बस माँ और बहन बची है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाने दीजिए। हाँ बहू, क्यों नहीं। जब तक तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तुम अपने मायके में ही रहना। मैं अभी अमन को कह देता हूँ कि वो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देगा। अच्छी बात है, कुछ दिनों तक मुझे इस गरीब का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। विनोद अपने बेटे को कहकर अपनी गरीब बहू को उसके मायके छुड़वा देता है। आरती के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अमीर जेठानी निशा के ऊपर आ जाती है। हे भगवान, मेरी इस गरीब देवरानी को भी अभी मायके जाना था। अब 3 वक्त का खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। एक काम करती हूँ, आज ज्यादा क्वांटिटी में खाना बना लेती हूँ, शाम तक यही चलता रहेगा। कम से कम वो गरीब थी तो मुझे आराम तो मिलता था। रसोई में बैठकर मैं फोन तो चला पाती थी। मुंह बनाकर निशा ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाकर रख देती है और दोपहर को वही खाना गर्म करके अपने परिवार वालों को खाने को देती है, जो सभी घर वाले आधा अधूरा खाकर छोड़ देते हैं। हे भगवान, आज इतना खाना बर्बाद हो गया। वो गरीब आरती रहती तो उसे ही खिला देती। बहू, इस खाने को तुम फेंक देना। मैं क्या पागल हूँ जो इस खाने को फेंकूंगी? किसी को मैं ताजे खाने में मिलाकर इनको वापस खाने को दे दूंगी। बार बार मुझे खाना नहीं बनाना होगा। इतना बोलकर निशा वो सारा खाना ले जाकर साफ खाने में मिला देती है और शाम को वही खाना सभी को फिर से खाने के लिए दे देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन खाना बनाते हुए कितनी भूख लग रही है। भूख तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। काम करती हूँ, अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाल लेती हूँ। निशा से भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाल कर खाने लगती है और झूठे हाथों से खाना बनाती है। और जब उससे खाना नहीं खाया जाता तो बचा हुआ खाना फिर वो ताज़ा खाने में मिला देती है और खुद से कहती है, अब मैं अपना बचा हुआ खाना फेंकूंगी थोड़ी ना। यहाँ किसी को क्या ही पता चल रहा है। इस तरह निशा अपना झूठा खाना ताजे खाने में मिला देती है और ये सब गेट पर खड़ी काजल देख लेती है और अपनी भाभी का वीडियो बना लेती है, क्योंकि निशा की पीठ दरवाजे की तरफ थी जो उसे काजल नहीं दिखाई दी। कुछ देर बाद जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो निशा खाना लगाकर कमरे में चली जाती है और काजल सबको वीडियो दिखाती है और सब हैरान रह जाते हैं। देख लो माँ, जिस तरह तुम छोटी भाभी को हम सबका जूठा खिलाती थी, उसी तरह तुम्हारी प्यारी अमीर बहू जो दहेज लेकर आई थी वो हम सबको अपना जूठा खिला रही है। इसे कहते हैं आशा करम। अगर अभी भी तुम्हारे अंदर शर्म हो तो सुधर जाओ, भगवान सब देखता है। अपनी बेटी और पति की बातें सुनकर आशा की बोलती बंद हो जाती है और अब सब खाना छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर में 1 हफ्ते बाद आरती अपने मायके से ससुराल आती है और वो देखती है कि उसके पति की प्लेट में खाना बचा है। अब बिना कुछ बोले खुद वो खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तभी वहां आशा, विनोद और निशा आते हैं। आरती बहू, तुम्हें ये खाना खाने की जरूरत नहीं है। आज निशा बहू ने भी खाना नहीं खाया है तो ये खाना वो खाएगी। आजा निशा बहू। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? हमेशा इस घर में सबसे आखिरी में आरती खाना खाती है, वो भी सबका जूठा। हाँ बहू, पर आज तू खाएगी। आज मुझे बहुत शर्म आ रही है तुझे बहू कहते हुए। मैंने अपनी जिस गरीब बहू को हमेशा जूठन खिलाया उसने हमें ताजा खाना खिलाया, और जिसे मैंने ताजा खाना खिलाया वो हमें इतने दिनों से जूठा खिलाती आ रही थी। छोटी बहू, मुझे माफ कर दे, पर अब से तू कभी जूठा नहीं खाएगी। तू भी हम सब की तरह हमारे साथ खाना खाएगी और वो भी ताजा। और बड़ी बहू तुम, अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो अपने मायके में जाकर बैठना, क्योंकि वहां किसी को तुम्हारा झूठा खाना खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह आशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और निशा की चोरी पकड़ी जाती है।